Mathematics, 3 chapters remaining. Backlog. Science 2 chapters remaining. Backlog, backlog, backlog. सेम ऐसा ही आपके साथ भी हो रहा है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। ये जो फीलिंग है, इस फीलिंग को साइकोलॉजी में कहा जाता है ज़ाइगर्निक इफेक्ट, जिसके अंदर दिमाग हमारा अधूरी चीजों को बार बार हमें याद दिलाता रहता है, याद रखता है, और वही चीज हम बार बार सोचकर स्ट्रेस लेते रहते हैं। काम पूरा नहीं हुआ, बैकलॉग क्रिएट हो गया, इतने सारे चैप्टर्स अभी पढ़ना बाकी हैं, इनके कॉन्सेप्ट सीखना बाकी हैं, यही चीजें बार बार माइंड में चलती रहती हैं। यही रीजन है कि जब हम कोई वेब सीरीज देखते हैं और उसका एक एपिसोड खत्म करके सोचते हैं अगला कल देखूंगा, लेकिन वो पूरे दिन हमारे माइंड में वही एपिसोड चल रहा होता है, क्योंकि उसको एंड ही ऐसी जगह पर किया जाता है, अधूरा, इनकम्प्लीट। अब सोचता रहता है माइंड, यार पता नहीं क्या हुआ होगा, पता नहीं क्या दिखाएंगे। इसीलिए बहुत सारे लोग इसी इफेक्ट से बचने के लिए, ये जो थिंकिंग वाली इफेक्ट है, ये जो एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है माइंड में, इससे बचने के लिए वेब सीरीज पूरी एक बार में देख डालते हैं। यही रीजन है। तो आइए आज की वीडियो में इसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो कि रिसर्च बेस्ड है वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो बहुत काम की आपकी ये वीडियो है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम का फुल सॉल्यूशन इसमें है। लेकिन उससे पहले जरा एक झलक मारते हैं कि ये बैकलॉग क्रिएट क्यों होते हैं, इसके पीछे की साइंस क्या है। बहुत सारे बच्चों से बात की कि बैकलॉग उनका क्यों बना, तो एक मोटे 5-6 रीजंस मेरे सामने निकल के आए हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। पहला रीजन था हेल्थ इश्यूज, कि भैया किसी की तबीयत खराब हो गई, बुखार आ गया, नज़ला खांसी जुकाम वायरल हो गया, स्कूल नहीं जा पाया, चैप्टर्स उसके छूट गए, बैकलॉग बन गया। दूसरा रीजन है पुअर टाइम मैनेजमेंट, के टाइम मैनेजमेंट ही नहीं है, स्कूल से आके खाना खा के सो गए, फिर शाम को सो के उठ रहे हैं, ट्यूशन चले गए, आके रात हो गई, खाना खाया, टाइम खत्म, कुछ बचा ही नहीं कि मैं सेल्फ स्टडी कर लेता, कुछ पढ़ लेता। कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है। कभी स्कूल से आके नहीं सोए, खाना खाया, खेलने निकल गए, शाम को आके सो गए, फिर रात को सो के उठ रहे हैं, सारा टाइम बिगड़ा पड़ा है। एक ये रीजन सामने आया। तीसरा रीजन सामने आया वीक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट, कि जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा था स्कूल या ट्यूशन में, उसकी अंडरस्टैंडिंग वीक थी, वो ठीक से समझ में नहीं आया, वो हम समझ नहीं पाए, हमें थोड़ा सा मुश्किल लगा, तो इस चक्कर में वो हम पढ़ ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए, क्वेश्चन उसके सॉल्व कर ही नहीं पाए, तो वो हमारा फिर बैकलॉग के अंदर चला गया। और चौथा रीजन है डिस्ट्रैक्शन, फोन, सोशल मीडिया। ये तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है बैकलॉग क्रिएट होने का। पढ़ाई करने का मन ही नहीं कर रहा, सिर्फ स्कूल से आगे फोन ही चल रहा है, सोशल मीडिया ही चली जा रही है, जल्दी दा लेट वास्ते गुणा हुई है, ये सब चीजें देख के मजा आ रहा है और मजे लिए जा रहे हैं, और पूरा का पूरा टाइम जो है वो डिस्ट्रैक्शन के अंदर चला जा रहा है। और एक मेजर रीजन कि लैक ऑफ स्टडी शेड्यूल, कि शेड्यूल ही कोई नहीं है स्टडी का, कि कब क्या पढ़ना है, कितने बजे क्या चीज पढ़नी है, कितने घंटे सेल्फ स्टडी होगी, ट्यूशन का क्या टाइम है, कुछ भी मतलब सेट है ही नहीं। तो ये मेजर कुछ रीजन थे जो कि जिसकी वजह से बच्चों का बैकलॉग बना है और बनता है। बट अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है, और सॉल्यूशन मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। एक 7 स्टेप का प्रैक्टिकल रिसर्च बेस्ड आपका सॉल्यूशन है, जिसको अगर आप फॉलो कर लेंगे सारा बैकलॉग क्लियर हो जाएगा, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, जिस तरीके से आप इसको शेड्यूल को पूरा का पूरा अगर आप इसको फॉलो कर लेते। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1 के साथ। सो स्टेप नंबर 1 इज पैनिक छोड़ो और लिस्ट बनाओ। देखिए, अगर पैनिक करने से प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाती तो मैं भी आपसे यही कहता कि भाई भर भर के पैनिक करो, खूब टेंशन लो, खूब स्ट्रेस लो। लेकिन क्या ये सब करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? इससे नुकसान और होगा। कैसे होगा? क्योंकि जो टाइम आपने वेस्ट कर दिया वो तो बर्बाद हो ही गया, लेकिन अब आप उस बर्बाद हुए टाइम को सोच कर, उसका स्ट्रेस लेकर, उसको पैनिक में अपने आप को डालकर आप ये प्रेजेंट मोमेंट, ये प्रेजेंट टाइम भी अपना बर्बाद कर रहे हो। इसीलिए पहली स्टेप मेरे इस प्लान की यही है कि पैनिक छोड़ो और लिस्ट बनाओ। लिस्ट क्या बनानी है आपको बताता हूं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आपको इस तरीके की एक टेबल, एक लिस्ट मैंने आपके लिए डिजाइन की है, ये वहां पर मैंने आपको दे दी है। लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड करके हो सके तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, अदरवाइज आप अपने हाथ से भी ये बना सकते हैं। अब लिस्ट किस चीज की बनानी है वो मैं आपको ध्यान से समझाना चाहूंगा, बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच, फुल आपको सॉल्यूशन मिलेगा। क्या लिस्ट है उसके बारे में देखते हैं। तो ये लिस्ट आपको इस तरीके से एक मैंने फॉर्मेट आपके लिए रेडी किया है, जो कि है बैकलॉग बस्टर। सारा बैकलॉग आपका क्लियर हो जाएगा। क्या करना है आपको इसमें, अब आप ये सुनिए। यहां पर सबसे पहले आपको अपना नाम लिख देना है, जिस भी क्लास में आप हैं वो क्लास आपको लिख देनी है, और अपनी टारगेट डेट आपको यहां मेंशन करनी है कि किस तारीख तक आप चाहते हैं कि आपका ये बैकलॉग
क्लियर हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूं, रोहन उसका नाम है, और रोहन जो है वो क्लास 10th का विद्यार्थी है, और वो ये चाहता है कि मैं 30 अगस्त मतलब अगस्त के एंड मंथ तक मैं अपना सारा बैकलॉग क्लियर कर दूं सितंबर से, ताकि मेरा रूटीन और मेरे हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी में कर सकूं प्रॉपर रिवीजन के साथ। तो वो चाहता है कि मैं 30 अगस्त तक ये सारा का सारा अपना बैकलॉग जो है वो क्लियर कर दूं। ऐसे आपको अपना नाम, अपनी क्लास और क्या आपका टारगेट है, हो सकता है कि आप सिर्फ एक हफ्ते में ही चाहते हो सकता है आपको ज्यादा टाइम चाहिए होगा, तो ये टारगेट डेट आपके अकॉर्डिंग रहेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट का आपको कॉलम नजर आ रहा है, सब्जेक्ट में आपको अपने लिखने सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट में आपका बैकलॉग बन चुका है, चैप्टर्स छूटे हुए हैं, सारे लिख देने हैं। जैसे कि मैथ्स से शुरुआत करें, लेट्स सपोज मैथ्स के अंदर आपके चैप्टर छूटे हुए हैं, आपका लीनियर इक्वेशन छूटा हुआ है क्लास 10th का, ऐसे ही मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन छूटा हुआ है क्लास 10th का मैथ्स के अंदर, तो ये मैथ्स के चैप्टर आ गए। इसी तरीके से फिर साइंस के चैप्टर आप ले लीजिए कि साइंस में आपके कौन कौन से चैप्टर छूटे हुए हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ऐसी साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, कहने का मतलब है पूरे सिलेबस में से आपके जिस भी सब्जेक्ट के जो टॉपिक आपके छूट गए हैं, पढ़ नहीं पाए, आप रिविजन नहीं कर पाए, बैकलॉग आपका बन गया, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर सब्जेक्ट और उसके सामने उसके चैप्टर या टॉपिक लिख लेने हैं। ये है वो जो लिस्ट बना को मैं कह रहा हूं, वो आपको ये बनानी है। अब हो सकता है कि आपके मन में सवाल आया हो कि लिखने से क्या ही होगा, ये सब तो मुझे पहले से पता था, मेरे दिमाग में था, लेकिन मैं आपको बताता हूं एक बात है, रिसर्च ये कहती है कि जब आप अपने अधूरे कामों को किसी एक एक्सटर्नल सिस्टम में ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब अपने माइंड से उसको बाहर किसी और जगह पर लिख देते हैं, तो उससे आपके ब्रेन को एक परमिशन टू फॉरगेट का मैसेज चला जाता है। मतलब अब दिमाग को ये सिग्नल मिल चुका है कि हाँ, ये वाली चीज जो है मैंने कहीं और लिख दी, वहां पर ये सेफ है, अब मैं इसको भूल सकता हूं। तो सिर्फ और सिर्फ लिस्ट बना लेने से ही आपके साथ ये होगा कि आपको ये जो बार बार स्ट्रेस हो रहा है, बार बार टेंशन सताई जा रही है कि यार इतना सारा पढ़ना, ये सब रह गया, ये कैसे होगा, ये चीजें आपकी फौरन कम हो जाएंगी। बिलीव ना हो तो अभी ये लिख कर देख लो, करके देख लो, क्योंकि अब दिमाग को सिग्नल पहुंच गया कि अब मुझे इसको बार बार रिकॉल करने की, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, अब ये कहीं पर लिख दी गई है, वहां पर सेफ है। तो इसीलिए लिखना आपके लिए बहुत अच्छे से इंस्टेंट आपका जो पैनिक और स्ट्रेस का लेवल है ये कम कर देगा। तो ये हो गई यहां पर कंप्लीट हमारी स्टेप नंबर 1। अब आपके सामने लिस्ट तैयार है, अब आपको ये देखना है कि कौन से चैप्टर को आपको कितनी प्रायोरिटी देनी है, मतलब अब हम इनका प्रायोरिटाइजेशन करेंगे, किस तरीके से करेंगे अब वो हम सीखेंगे। यही है हमारी सेकंड स्टेप के प्रायोरिटी देना चैप्टर्स को। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा, ये आपके सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स आपके इस तरीके से आ गए। अब यहां पर ये जो अगला कॉलम है, यहां पर आपको उन चैप्टर्स को प्रायोरिटी देनी है जिनका एग्जाम में ज्यादा वेटेज है या जो ज्यादा मार्क्स के आएंगे। अब ये अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो आप पता कर सकते हैं। आपका जो सिलेबस है सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके अगर आप सर्च करेंगे तो आपको यहां पर ये मिल जाएगा। जैसे कि क्लास 9 का क्लिक करने के लिए आप यहां पर क्लिक कर देंगे और 10th का देखने के लिए आप यहां पर जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे मैथ्स खोल लिया तो ये मैथ्स का 26-27 का पूरा सिलेबस आ गया और यहां पर आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो अलजेब्रा जो है वो 20 मार्क्स, 20 मार्क्स का, 20 नंबर का सबसे बड़ा यूनिट है और इसी अलजेब्रा के अंदर ये दोनों चैप्टर आपके आते हैं, जो कि आपका ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है और आपका जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिनको मैंने यहां पर एग्जांपल के लिए लिया भी था कि ये 2 चैप्टर आपके रह गए। तो इसका मतलब ये ज्यादा नंबर के हैं, तो जो चैप्टर एग्जाम में ज्यादा वेटेज रख रहे होंगे आपको उन वाले क्वेश्चंस को या उन वाले चैप्टर्स को आपको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। तो प्रायोरिटी इनकी रहेगी हाई, तो यहां पर आप लिख लेंगे भाई हाई प्रायोरिटी है और इसकी भी हाई प्रायोरिटी है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दोनों ही चैप्टर ऐसे हैं जो कि आपके हाफ के लिए एग्जाम में पूछे जाएंगे। 20 नंबर का ये पूरा यूनिट है मैथ्स के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं, तो इनकी प्रायोरिटी यहां पर हाई हम रखेंगे। ऐसे ही कोई चैप्टर है जो कम मार्क्स का है, आपको आता भी है, तो उसको आप प्रायोरिटी उसकी लो रख सकते हैं। ठीक है, छोटा चैप्टर है, कम मार्क्स का है, 1-2 नंबर के सवाल आएंगे, तो लेट्स सपोज उसको मैं बाद में देख लूंगा, थोड़ा एंड टाइम पे देख लूंगा, तो उसकी प्रायोरिटी आप लो कर देंगे। ऐसे ही कोई चैप्टर है, ठीक है, 3-4-5 नंबर के सवाल आएंगे, थोड़ा बहुत आपको समझ में आता है, क्लास आपने ली थी, स्कूल गए थे, थोड़ा बहुत उसकी एक समझ आपके अंदर है, तो उसको आप जो है उसकी प्रायोरिटी आप क्या कर देंगे, उसकी प्रायोरिटी आप मीडियम
रख देंगे। तो इस तरीके से आपको हर एक चैप्टर को प्रायोरिटी देनी है कि कौन सा चैप्टर मैं पहले करूंगा, कौन सा बाद में करूंगा, कौन सा बीच में करूंगा। इससे ये वाली चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। इस चीज को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए एग्जांपल भी आपको दिखा देता हूं। जैसे कि सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स, उसके अंदर चैप्टर है जो आपको रिवाइज करना है, जो आपने नहीं पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने लिख लिया। प्रायोरिटी हमने रख दी हाई कि हाँ भाई बड़े यूनिट में से बड़े नंबर के सवाल आएंगे इसमें से, तो इसकी प्रायोरिटी हाई है। अब डिफिकल्टी में आपको यहां पर लिखना है कि इसका डिफिकल्टी लेवल क्या है, मतलब आपके लिए ये चैप्टर कितना हार्ड, कितना इजी या मीडियम है। अब ये लेवल हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि किसी बच्चे को ये चैप्टर इजी लगता हो तो वो डिफिकल्टी लेवल में यहां पर इजी रखेगा, लिखेगा, और अगर किसी बच्चे को ये चैप्टर हार्ड लगता है तो वो डिफिकल्टी लेवल में यहां पर हार्ड मेंशन कर देगा कि हाँ भाई चैप्टर जो है थोड़ा सा हार्ड है और आना ही आना है, हाई इसकी प्रायोरिटी है। तो ऐसे चैप्टर्स आपको पहले सीखने हैं। इन चैप्टर्स के लिए आपको पहले टाइम निकालना है। जो चैप्टर्स प्रायोरिटी में हाई हो और आपको मुश्किल भी लग रहे हो तो इनको पहले आपको लपेटना है, क्योंकि यही वो चैप्टर्स हैं जो आपको ज्यादा मार्क्स दिलाएंगे। और ऑब्वियस सी बात है, कड़वी बात कहूंगा भाई, मार्क्स ही मैटर करते हैं स्कूल की दुनिया में। तो सीधी सी बात है, जितने अच्छे मार्क्स उतनी अच्छी आपकी रैंकिंग बनेगी। सिंपल सी कहानी है ये तो इसीलिए आपको ज्यादा नंबर वाले चैप्टर्स पकड़ने हैं और जो थोड़े से आपको मुश्किल लगते हैं उनको ज्यादा टाइम देना है ताकि आप उनको सीख सको। जो थोड़े बहुत आते हैं, जो आपने सीख रखे हैं, पढ़ रखे हैं, कम मार्क्स के, वो तो आप वैसे भी कर ही लोगे ना, थोड़ा सा पढ़ के एक दिन रिवाइज करके एक आध घंटा लगा के। तो आपको पहली प्रायोरिटी इन चैप्टर्स को देनी है। फिर अगला आपका आएगा टारगेट डेट, कि आपको किस तारीख तक ये चैप्टर्स जो है पढ़ना है, इसको सीखना है, इसको खत्म करना है, रिवाइज करना है पूरा, मतलब इसको डन कर देना है। तो आप वहां पर वो डेट लिख देंगे, जैसे कि भाई 15 अगस्त तक मैं चाहता हूं ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर दूं। ठीक है, जो रोहन बच्चा था वो ये चाहता था, तो उसने 15 अगस्त डेट लिख दी। अगर आप चाहते कि 2 दिन में ही इसको मैं फिनिश कर दूं तो 2 दिन बाद की डेट लिख देना। ये आपके ऊपर रहेगा, हर बच्चे की अलग अलग ये चीज हो सकती है। स्टेटस में आपको क्या करना है, अभी कुछ भी नहीं लिखना। जब ये काम आप कर देंगे, जब ये चैप्टर जो हाई प्रायोरिटी था, डिफिकल्ट था, आपने सीखा, वीडियोस देखी, मेरी वीडियोस देख सकते हो, हर एक क्लास 10th की हर एक चैप्टर की वीडियो मैंने बना रखी है। डियर सर चैनल पर ही आपको मिल जाएगी पूरी प्लेलिस्ट, ठीक है जी, वहां से आप सीख सकते हो। वो सीखने के बाद जब आपने इसका कॉन्सेप्ट सीख लिया, क्वेश्चन सीख लिया, आपको चैप्टर आ गया, टारगेट डेट आपने अचीव कर ली, 15 अगस्त तक भैया चैप्टर कंप्लीट है। जब ये पूरा हो जाए तो स्टेटस में आप क्या कर देंगे, यहां पर लिख देंगे डन, हो गया। और जैसे आप ये डन लिखेंगे ना, आपके माइंड को एक सिग्नल जाएगा कुछ अचीव करने का, आपने कुछ हासिल कर लिया, कोई आपने ड्रीम अपना पूरा कर लिया। इससे आपका मोटिवेशन, पढ़ाई को लेकर इंटरेस्ट, एक इंस्पिरेशन आपकी जगेगी। इसीलिए ये चीज आप करना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर चीजें जो है वो करनी है। और ये लिस्ट जो है जब आपकी रेडी हो जाए तो आप मुझको दिखा सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर। ये रही इंस्टाग्राम आईडी, यहाँ मुझे फॉलो करके अपनी लिस्ट जो है जो आप बनाएंगे मुझे यहाँ पर फोटो क्लिक करके शेयर करिए और वहां पर आप मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट हो सकते हैं। अब जरा यहां पर एक पोज लेकर आप अपनी करंट सिचुएशन को एनालाइज कीजिए फिर से कि अब आप कहां हैं। पहले आप सिर्फ टेंशन में थे, स्ट्रेस में थे कि यार बैकलॉग क्रिएट हो गया है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, कैसे कैसे पढूं, क्या करूं, सिर्फ इस टेंशन में आप हड़बड़ाए जा रहे थे। लेकिन अब आपने क्या किया, आपके पास एक पूरी लिस्ट है जिसको आप देख सकते हैं कि ये सब्जेक्ट में से ये चैप्टर मेरे बैकलॉग के हैं। उसके बाद आपको ये भी पता है कि किसकी क्या प्रायोरिटी है, कौन सा चैप्टर ज्यादा मार्क्स मुझे एग्जाम में दिलाएगा, आपको वो पता है, कौन सा चैप्टर आपके लिए इजी है, कौन सा डिफिकल्ट है, कौन सा मीडियम लेवल का है, ये भी आपको पता है। अब सारी चीजें आपके सामने हैं, अब सिर्फ और सिर्फ इनको क्लियर करना बाकी है। तो यहीं से आपकी जो नेक्स्ट स्टेप है वो स्टार्ट होती है, जो कि है आपकी टाइम टेबल की और 2 सब्जेक्ट रूल में यहां पर आपको देना चाहूंगा। 2 सब्जेक्ट रूल का मतलब है कि यहां पर आपको अब इस बैकलॉग को एक एक करके क्लियर करना है, सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। तो आपको अपनी रेगुलर जो आपकी पढ़ाई का टाइम है उसमें से आपको 1 या 2 घंटे बिल्कुल अलग करने हैं बैकलॉग क्लियर करने के लिए। अब चाहे वो आप मॉर्निंग में कीजिए, चाहे आप इवनिंग में कीजिए, चाहे आप लेट नाइट लगाइए, लेकिन 1-2 घंटे स्कूल, ट्यूशन, पढ़ाई, सेल्फ स्टडी से हटकर आपको ये बैकलॉग क्लियर करने के लिए देने ही पड़ेंगे, जब भी क्लियर हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। और इस 1-2 घंटे में आपको कैसे पढ़ाई करनी है, आपको 2 सब्जेक्ट रूल फॉलो करना है। क्या कहता है ये रूल? ये रूल ये कहता है कि दोनों सब्जेक्ट्स
हार्ड नहीं लीजिए, एक सब्जेक्ट हार्ड पकड़िए और एक सब्जेक्ट थोड़ा सा इजी लीजिए। इस तरीके से आपको 2 घंटे भी आपने निकाले तो एक एक घंटे 2 सब्जेक्ट अलग अलग लेने। जैसे कि अगर आपने एक चैप्टर मैथ्स का किया तो फिर अगला एक चैप्टर आप हिंदी का उठा लीजिए। एक चैप्टर अगर आपने साइंस का समझा है तो उसके बाद एक चैप्टर इंग्लिश का उठा लीजिए। तो इस तरीके से आपको बैकलॉग क्लियर करना है, 2 सब्जेक्ट रूल फॉलो करना है। एक सब्जेक्ट में से एक चैप्टर मैथ्स का किया तो उसके बाद इंग्लिश ले लो, हिंदी ले लो, कोई और लाइट सब्जेक्ट ले लो। एक साइंस का किया है तो फिर से दोबारा से एक लैंग्वेज या लिटरेचर ले लीजिए। इस तरीके से आपको टाइम टेबल बनाना है और ये रूल फॉलो करना है अपना बैकलॉग क्लियर करने के लिए। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ, जिसका नाम है पोमोडोरो एंड फोकस का साइंस। अब बहुत से बच्चे यहां पर पता है क्या गलती करते हैं, वो आएंगे और एकदम टूट पड़ेंगे कि अब तो 6-6 घंटे पढ़ के मैं बैकलॉग क्लियर कर दूंगा। पहले दिन बैठते हैं, 6 घंटे तो बहुत दूर की बात है, 2-2.5 घंटे बाद ही उनसे मन होता है भैया बस अब नहीं हो रहा, अब नहीं पढ़ाई हो रही, अब तो बोर लग रहा है, बोर हटाओ यार, बंद करो, अब कल देखेंगे, बाद में देखेंगे। यही गलती होती है। फिर वो बंद करते, अगले दिन बैठे नहीं बैठे कुछ नहीं पता, बैकलॉग जो था वो चलता चला आ रहा है। ये आपको नहीं करना है कि 6-6 घंटे ही करना है लगातार, आप 6 घंटे बाद ही उठूंगा, नहीं। आपको यहाँ पर जो टेक्निक फॉलो करनी है उसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक, जिसके बारे में मैं पहले भी वीडियोस के माध्यम से बता चुका हूं। क्या करना है आपको यहाँ पर 20 मिनट एक इंटेंस फोकस के साथ पढ़ाई करनी है। 20 मिनट लेक्चर सुनो, किताब पढ़ो, अपने हैंड नोट जो आपके स्कूल में बनाए थे आपने वो रीड करो, पढ़ो, समझो, किसी भी तरीके से किसी भी माध्यम से 20 मिनट आप कॉन्सेप्ट सीखो, वो पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आप एक 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक ले लीजिए। एक 5 मिनट का एक ब्रेक रहेगा। यही है पोमोडोरो टेक्निक, जहां पर हम एक साथ इकट्ठा फोकस ना करके, बल्कि कर भी नहीं सकते, इसीलिए टेक्निक बनाई गई है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है अब इतना ज़्यादा ये शॉर्ट टेम्पर्ड और शॉर्ट इसका जो फोकस करने का जो टाइम ड्यूरेशन है इतना कम हो चुका है रील्स देख देख के कि ये बहुत कम टाइम में ही एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो 1-1 घंटे लगातार फोकस करना तो अब पॉसिबल ही नहीं है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए आपको इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना है। भाई 20-25 मिनट का लेक्चर देखा, पढ़ाई करी, कॉन्सेप्ट सीखा, 5 मिनट रुक गए, थोड़ा सा टहल के आ गए, थोड़ा सा कुछ और कर लिया, एक ब्रेक ले लिया, थोड़ा सा कुछ और अपनी पोजीशन चेंज कर ली, वॉशरूम चले गए, पानी वानी पी लिया, फिर ब्रेक लेने के बाद फिर से 20-25 मिनट आप फोकस करेंगे। तो आपको ये टेक्निक फॉलो करनी है। जो 1-2 घंटे आप निकाल रहे हैं ना, तो 2 घंटे लगातार नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ पाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे, बंद करके छोड़ देंगे और ऐसे प्लान काम नहीं करेगा, प्लान आपका फेल हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ये टेक्निक फॉलो करनी है। 20 मिनट्स या 25 मिनट्स या मैक्सिमम खींच सकते हो, आधा घंटा खींच दो, उसके बाद एक 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर से अगली शिफ्ट लगाइए, दोबारा से 20-25 मिनट पढ़ाई कीजिए, फिर से ब्रेक लीजिए। इस तरीके से आप करेंगे तो आपके 2 या 3 ब्रेक्स के अंदर अच्छी पढ़ाई जो है वो हो जाएगी। स्टेप नंबर 5 है रटना नहीं है, आपको एक्टिव रिकॉलिंग करनी है। बहुत से बच्चे यहाँ पर बैकलॉग क्लियर करने में क्या गलती कर रहे होते हैं कि वो फटाफट चैप्टर्स को रट रहे होते हैं, बस जल्दी से एक बार किसी तरीके से इसको पढ़ के गुजर जाऊं तो मेरा बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। ऐसे आपको याद नहीं होगा, भले आप पढ़ लेंगे लेकिन आपको इसको याद भी तो रखना है ना। एग्जाम तक अभी आपका 1 महीने बाद, 1.25 महीने बाद या 1.5 महीने बाद एग्जाम आने वाले हैं सितंबर में, हाफ ईयरली, तो जब तक आपको याद भी तो रहे। तो ऐसे बैकलॉग क्लियर करने का क्या फायदा कि आपने अभी पढ़ के ये तो बोल दिया अपने आप से कि हाँ मैंने क्लियर कर लिया, चैप्टर पढ़ लिया, लेकिन आपको जब वो याद ही ना रहे। तो आपको रटना नहीं है, एक्टिव रिकॉलिंग करनी है। जो रोहन ये बच्चा है जिसका एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, ये बच्चा क्या करता है कि एक बार अपने कंटेंट को पढ़ता है, उसके बाद उसको देख कर नहीं, आंखें बंद करके उसको याद करने की कोशिश करता है, उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने की कोशिश करता है। इसी को कहते हैं एक्टिव रिकॉलिंग। ऐसा करना क्यों जरूरी है बताता हूं। 2 नाम यहां पर मैं आपके सामने लाना चाहूंगा, जो 2 नाम आप यहां पर देख रहे हैं, हेनरी रोडिगर और जेफरी कार्पिक। ठीक है जी, इन्होंने एक स्टडी की थी, 2006 की स्टडी है, गूगल पे आप चेक करना मिल जाएगी। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं ये दोनों। इन्होंने एक स्टडी की, एक एक्सपेरिमेंट किया, एक रिसर्च की, किस चीज के ऊपर, एक्टिव रिकॉलिंग के ऊपर। इन्होंने क्या किया मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूं। इन्होंने एक ग्रुप को एक पेज दिया पढ़ने के लिए, तो उसमें बच्चों से अलग अलग तरीके से पढ़वाया गया। तो 2 ग्रुप थे, एक ग्रुप के जो स्टूडेंट थे वो क्या कर रहे थे, वो उस पैराग्राफ को पढ़ रहे थे और बार बार पढ़ रहे थे याद करने के लिए, एक बार पढ़ा, दोबारा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, तो बार बार कर रहे थे। दूसरे ग्रुप के स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे कि उन्होंने एक बार वो पैराग्राफ पढ़ा और एक बार ऐसे पढ़ने के बाद वो उसको अब आंखें बंद करके या फिर उसको रीड याद करने की कोशिश कर रहे थे। एक बार उन्होंने पढ़ लिया, फिर उसको वो याद करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस तरीके से
दोनों ग्रुप्स में अलग अलग तरीके से पढ़ा। तो एक तो सिर्फ बार बार देख के रिपीट करे जा रहा है और एक ग्रुप क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, फिर उसको आंखें बंद करके याद करने की कोशिश कर रहा है। अब दोनों ग्रुप से वो पैराग्राफ सुना गया तो एट द टाइम तो उन्होंने लगभग सेम ही रिजल्ट दिखाया। बस जब एक हफ्ते बाद उन दोनों ग्रुप्स को बुलाया गया और उनसे वो पैराग्राफ याद करने के लिए, रिकॉल करने के लिए कहा गया, तो ये जो पहला वाला ग्रुप था ना, जो बार बार इसको देखकर पढ़ रहे थे, इनको बहुत कम चीजें याद थी, ये बहुत कम चीजें उस पैराग्राफ की बोल पाए थे, बता पाए थे। बट इंडीड ये जो दूसरा ग्रुप था जिन्होंने पैराग्राफ को पढ़ा और बाद में आंखें बंद करके या फिर इसको याद करने की कोशिश की थी, ना कि बार बार बोलकर सिर्फ पढ़ने से, जिन्होंने याद करने की कोशिश की थी, इनको ज्यादा चीजें याद थी, ये ज्यादा चीजें उस पैराग्राफ के बारे में बता पाए थे। तो यहां से इस रिसर्च से यही निष्कर्ष निकला, ये कंक्लूजन निकला कि आपको एक्टिव रिकॉलिंग करनी है, रट्टा नहीं मारना है कि बस बार बार पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। एक बार पढ़ लिया, उसको समझ लिया, अब उसको आंखें बंद करके याद करने की कोशिश करो, क्या लिखा हुआ है, क्या चीज है। लॉन्ग क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया, समझ लिया, आंखें बंद करके अब उसको खुद से बोलने की कोशिश करो। कहीं अटक जा रहे हो, फिर से उसको देखकर फिर से आंखें बंद करके ट्राई करो। तो जब आप ऐसे याद करते हो तो लॉन्ग टाइम तक चीजें आपको याद रहेंगी। और कब तक याद रहेंगी आपको वो चीजें, फिर आपको वो चीजें आपके एग्जाम तक याद रहेंगी। यही इनकी रिसर्च थी, यही चीजें इन्होंने यहाँ पर बताई थी कि किस किस तरीके से बच्चे कैसे कैसे चीज़ें भूलते हैं। इसीलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें जो हमें आज तक याद रहती हैं। क्यों आज तक आपको वो एप्लीकेशन याद है जो आपने 3rd 4th क्लास में जो है वो याद करी थी, आई बैक टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस टुडे सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल। क्यों याद है ये? क्योंकि वहाँ पर हमने इसको डेडिकेटेडली इंटेंसिव लर्निंग की थी, तो इसीलिए ये चीज़ें याद रहती हैं। तो आपको भी एक्टिव रिकॉलर बनना है, ना कि रट्टा मारना है। स्टेप नंबर 6 में मैं आपको बताऊंगा रिवीजन के पीछे की साइंस के बारे में और फॉरगेटिंग कर्व के बारे में, कि क्यों और कब हम चीजें जो है पढ़ी हुई भूल जाते हैं, ताकि आप उसको याद रख सकें। एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम है हरमन एबिंगोस, उनका ये दिया हुआ फॉरगेटिंग कर्व है, इसके बारे में आप समझिए। इनका क्या कहना था, इन्होंने ये बताया कि हम जो हैं, या हमारा जो दिमाग है, जो ब्रेन है, वो क्या करता है, जो फ्रेश इंफॉर्मेशन को ओवर टाइम जो है वो भूल जाता है, या फिर वो इंफॉर्मेशन वो लूज करने लगता है कि अगर हम उसको रिव्यू या प्रैक्टिस ना करें, मतलब अगर हम अपने पढ़े हुए का रिवीजन ना करें तो हम उसको, हमारा ब्रेन उसको भुलाने लगता है। और इसकी भी एक रेट होती है, ऐसा नहीं है कि सबका एक ही तरीके से दिमाग भुलाएगा, इसका एक कर्व होता है, एक पैटर्न होता है। उसी पैटर्न को इन्होंने अपने ऊपर स्टडी करके निकाला। क्या पैटर्न है इनके अकॉर्डिंग बताया गया? पैटर्न ये है कि पहले 20 मिनट में हम जो है 40% नए फैक्ट जो है भूल जाते हैं। मतलब जो चीजें हमने अभी लर्न करी हैं, पहले ही 20 मिनट में हम उसका 40% तक चीजें भूल चुके होते हैं। और उसी तरीके से आफ्टर 24 आवर्स यू लूज अबाउट 50 to 70% ऑफ व्हाट यू लर्नड। और 24 घंटे में आप 50 से 70% तक चीजें भूल जाएंगे अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे। तो यहीं से रिवीजन का सारा फंडा क्लियर होता है कि आपको जो रिवीजन करना है ना, जो चीज आपने आज पढ़ी है, जो कॉन्सेप्ट आपने आज सीखा है, तो 24 घंटे के अंदर आपको इसका रिवीजन करना चाहिए अगर आप इसको लॉन्ग टर्म तक याद रखना चाहते हैं। तो अगर आप 24 घंटे के अंदर ये चीज रिवाइज नहीं करेंगे, अपना पढ़ा हुआ याद नहीं करेंगे, उसको दोबारा से खोलकर नहीं देखेंगे, तो वो आपका भूलने लगेगा, दिमाग उसको भुलाने लगेगा। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। 6 दिन बाद सिर्फ और सिर्फ 25% जानकारी ही रहेगी और इस तरीके से 1 महीने बाद सिर्फ 10% ही आपके माइंड में रहेगा। तो अगर आपने आज की डेट में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जो चीज़ें सीखी हैं, कल सुबह उठते ही हो सके तो उसको रिवाइज कर लो। अगर आप उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाना चाहते हो, 24 घंटे के अंदर आपको अपने पढ़े हुए का रिविजन करना है, चाहे वो कोई लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे वो कोई कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो कोई इक्वेशन हो, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो। जो आज पढ़ा है कल सबसे पहले उठ के उसका रिविजन करना है, अगर आप उसको लॉन्ग टर्म तक याद रखना चाहते हो। यही है फॉरगेटिंग कर्व, जिसके बारे में इन्होंने हमें बता रखा है कि किस किस तरीके से हम चीज़ों को भूलते हैं। तो ये उसका एक कर्व इस तरीके से बनता है। तो आपको याद रखना है, पहले 24 घंटे में रिवीजन होना चाहिए, उसके बाद 4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद रिवीजन होना ही होना चाहिए। तो इसीलिए रिवीजन की इंपॉर्टेंस मैंने आपको समझा दी है। सिर्फ ऐसा ना हो कि आप बैकलॉग ही क्लियर करते चले जा रहे हैं, सब कुछ पढ़ लिया, जो लिस्ट बनाई थी पूरी वो डन 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 कर दी, लेकिन रिवीजन कुछ भी नहीं करा। पता लगा एग्जाम टाइम
टाइम में कुछ याद ही नहीं आ रहा कि क्या पढ़ा था, क्या बैकलॉग क्लियर करा था, तो सिर्फ उसको डन कर देना मकसद नहीं है, याद रखना भी मकसद है। तो उसके लिए आपको कैसे रिवीजन करना है वो मैंने अब आपको बता दिया है। 7 और लास्ट स्टेप है आपके माइंडसेट का रोल। जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि इंटेलिजेंस तो फिक्स है, जिसकी जितनी है उतनी ही रहेगी, और वो यहां पर आकर घबरा जाते हैं, रुक जाते हैं जब उनसे चीजें नहीं बन रही होती, जब उनके मॉक टेस्ट में मार्क्स जो है वो खराब आ रखे होते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं एक और रिसर्च और एक और साइकोलॉजिस्ट के बारे में और उनकी स्टडी के बारे में आपको बताना चाहूंगा। सारा साइंटिफिक डेटा आज आपके लिए लेकर आया हूं, आपने भी देख लिया होगा। तो यहां पर स्टैनफोर्ड की साइकोलॉजिस्ट है जिनका नाम है कैरल ड्वेक। इन्होंने ये कहा है कि आपका जो ये द बिलीव दैट योर बेसिक एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस कैन बी डेवलप्ड थ्रू डेडिकेशन, कि आपके अंदर जो आपका इंटेलिजेंस लेवल है, जो आपकी ग्रोथ है, जो आपका माइंड है, जो आपकी समझदारी है, वो सब बढ़ाई जा सकती है, उस सबको इंप्रूव किया जा सकता है। मतलब आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं किस किस तरीके से? डेडिकेशन से। अगर आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय है, एक डेडिकेशन है कि हाँ मुझे करना है, मुझे बैकलॉग क्लियर करना है, मुझे सब कुछ पढ़ाई करनी है, मुझे अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, मुझे बिल्कुल बैकलॉग से टॉपर की तरफ जाना है, टॉपर के साथ मिलकर खड़े होना है, तो ये डेडिकेशन अगर आपके अंदर है, हार्ड वर्क आप करना जानते हैं, मेहनत आप कर सकते हैं, और एक गुड स्ट्रेटेजी आपके पास है, तो आप चीजें बना सकते हो। यही है ग्रोथ माइंडसेट, इसी को ग्रोथ माइंडसेट कहा जाता है। ठीक है जी, कोर आइडिया यही है कि आपको फिक्स्ड माइंडसेट नहीं रखना, आपको ग्रोथ माइंडसेट वाली अप्रोच फॉलो करनी है। तो देखिए, डेडिकेशन आपका रहेगा, मेहनत आपकी रहेगी, और स्ट्रेटेजी मैंने आपको दे ही दी है, प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी दे दी, पूरा का पूरा एक फॉर्म दे दिया। निकालो, लिस्ट बनाओ, सब्जेक्ट लिखो, चैप्टर्स के नाम लिखो, कब तक पूरा करना है वो लिखो, क्या लेवल है वो लिखो, आता है कितना आता है, उसकी डिफिकल्टी लेवल क्या है वो लिखो, किस दिन खत्म करना है वो लिखो, और फिर बस लग जाओ। डेडिकेशन आपका, मेहनत आपकी, स्ट्रेटेजी मेरी, और आप और मैं मिलके आपका ये जो बैकलॉग है इसका पूरा जड़ से पत्ता साफ कर देंगे। क्या आप मेरे साथ ये करने को तैयार हैं? तो भर भर के कमेंट कीजिए, यस सर आई एम रेडी, यस सर आई एम रेडी। ग्रोथ माइंडसेट।